तो कुछ दिनों पहले हमने बात की थी ऐसे कैरेक्टर्स की जो कॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन मूवीज़ में उन्हें बुरी तरीके से अडेप्ट किया गया था। लेकिन आज हम ऐसे बीइंग्स की बात करने वाले हैं जो कॉमिक्स में फ्लॉप थे, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स की वजह से ये फैन फेवरेट और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन गए। आयरन मैन। अब सुपर फैंस टोनी स्टार्क और आयरन मैन को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फैंस ने तो टोनी का सेक्रीफाइस देखकर सीधा रोना शुरू कर दिया था। पर एमसीयू में अपीयर होने से पहले आयरन मैन एक बी टियर कैरेक्टर था। मतलब फैंस इस कैरेक्टर को ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे, जिसकी वजह से टाइम के साथ आयरन मैन की पॉपुलैरिटी और कॉमिक सेल्स काफ़ी कम हो रही थी। 2008 से पहले एक्समैन, हल्क और स्पाइडरमैन को रिलायबल कैरेक्टर्स माना जाता था, और जितना स्मार्ट एमसीयू में टोनी स्टार्क को दिखाया गया है वैसा कुछ 90s के टाइम पर देखने नहीं मिलता। 1960s से लेकर 90s तक टोनी स्टार्क एक नशेड़ी रईस ज़्यादा था जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। इसने स्पाइडरमैन के लिए एक सूट भी डिजाइन किया था, पर सिर्फ ये जानने के लिए कि स्पाइडरमैन की बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाए। और इसने बहुत बुरे काम भी किए हैं, जैसे लोगों को किडनैप करना, क्रिमिनल्स को जान से मार देना, एम्बेसडर को मार दिया था जिसकी वजह से इंटरनेशनल लड़ाई शुरू हो गई थी। फिर लोगों को लूटने के लिए एक्सट्रीमिस्ट वायरस बनाए और कैंग द कॉन्करर जैसे सुपर विलन्स के साथ पार्टनरशिप की खुद की गोल को पूरा करने के लिए। लेकिन सिनेमैटिक वर्जन कम्प्लीटली अपोजिट देखने मिलता है, जिसे सुपर फैंस ने हल्क से ज्यादा पसंद किया। इसलिए टाइम के साथ राइटर्स ने कॉमिक के टोनी स्टार्क के एक्शंस और बिहेवियर्स को भी चेंज कर दिया। वुल्वरिन। अब एक फैक्ट बताता हूँ, कॉमिक्स में कभी वुल्वरिन एक्समैन टीम का मेंबर नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट वुल्वरिन हमेशा म्यूटेंट स्टोरी लाइन में साइड कैरेक्टर बनकर रह जाता। 1970s से लेकर 1988 तक वोल्वरिन का घमंड और जंगली हरकतें फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। फिर 1991 तक वोल्वरिन के सोलो कॉमिक टाइटल आना शुरू हो गए, लेकिन 90s के दौरान एक्समैन की एक एनिमेटेड सीरीज आई थी जहाँ सुपर फैंस ने वोल्वरिन को बहुत ज्यादा पसंद किया, और इसके बाद से वोल्वरिन एक्समैन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गया। और कुछ साल बाद इस कैरेक्टर को लाइव एक्शन में अडेप्ट किया गया। पहले तो ह्यू जैकमैन को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन एक्टिंग देखने के बाद आज सुपर फैंस किसी और को वोल्वरिन के रूप में देखना पसंद नहीं करेंगे। ब्लैक पैंथर। अब ब्लैक पैंथर की कॉमिक्स वैसे तो 1970s से पब्लिश हो रही है, पर जितना राइटर्स ने उम्मीद की थी उतनी सेल्स ब्लैक पैंथर कॉमिक नहीं निकाल पाती, क्योंकि ब्लैक पैंथर की स्टोरी एक ही होती थी कि वकांडा का राजा है जो प्लेनेट का सबसे पावरफुल नेशन पर रूल करता है, और फिर ब्लैक पैंथर अपने नेशन और लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और 70s के टाइम पर जब स्ट्रेट लेवल सूप्स की स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी, उस समय ब्लैक पैंथर की नेशनल सेंट्रिक स्टोरी कोई पसंद नहीं करता था। इसलिए ब्लैक पैंथर कुछ बड़ी स्टोरी लाइंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ब्लैक पैंथर की अच्छी स्टोरीज बहुत कम ही देखने मिलती है। लेकिन जब सेम कैरेक्टर को एमसीयू में अपीयर किया तब फैंस ने इसे पसंद किया, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बात सिर्फ वकांडा की नहीं है या वाइब्रेनियम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्लैक पैंथर ना चाहते हुए भी मार्वल के मेन इवेंट से कनेक्टेड रहता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। एमसीयू में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को उनकी फन, एडवेंचर, टीम वर्क और बॉन्डिंग की वजह से पसंद किया जाता है। अब भले ही ये सबसे पावरफुल टीम ना हो, लेकिन फैन फेवरेट तो बन गई। लेकिन कॉमिक्स में सीन पूरा उल्टा हो जाता है। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये थी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मेन टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये अर्थ 691 के 31st सेंचुरी से बिलोंग करता है, इसलिए मेन टाइमलाइन में किसी बड़े इवेंट में इनका इन्वॉल्वमेंट देखने ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनके मिशन साइड क्वेस्ट जैसे दिखाई देते हैं। और इनकी कॉमिक पर प्रोडक्शन हाउस बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करती है, इसलिए गार्डियंस की ज्यादा कॉमिक भी रिलीज नहीं होती थी। फिर 90s में स्टार वॉर्स की वजह से गार्डियंस और ज्यादा अंडररेटेड बन गए, तो फिर राइटर्स ने थॉर और सिल्वर सर्फर जैसे कैरेक्टर्स की स्टोरी में गार्डियंस को इंक्लूड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इन्हें थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई। लेकिन मूवीज में अपीयर होने के बाद से सब कुछ चेंज हो गया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को पहली मूवी में इतनी पॉपुलैरिटी मिली जो कॉमिक में कभी गेन नहीं कर सके, और इसके बाद यह टीम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे बड़े इवेंट्स का हिस्सा बनी। डॉक्टर स्ट्रेंज। अब जहां 1970s में मार्वल, डीसी और बाकी कॉमिक्स से स्ट्रीट लेवल स्टोरीज को पब्लिश करते थे, तब राइटर्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब 70s के टाइम पर कोई स्ट्रीट लेवल स्टोरी से सीधा एब्स्ट्रैक्ट बीइंग, डायमेंशनल एंटिटीज और डोरमामू और विशांते जैसे बीइंग्स को देखेगा तो नॉर्मल सी बात है, सामने वाले को ये सब कुछ समझ नहीं आने वाला, और ऐसा ही कुछ सच में हुआ था। स्ट्रेंज पहले सिर्फ एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर अपीयर हुआ करता था, इसलिए उसकी थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग थी। लेकिन जब 1968 में डॉक्टर स्ट्रेंज की सोलो स्टोरी पब्लिश हुई, तब लो सेल्स की वजह से 15 इशू के बाद ही कॉमिक्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया। इसके बाद कुछ हॉरर एलिमेंट्स ऐड कर दिए, और 1988 से लेकर 1996 तक जो कॉमिक्स पब्लिश हुई उनकी भी कुछ खास सेल देखने नहीं मिली। इनफैक्ट 2018, 2022, 2024 और 2025 में भी डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक्स कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। इसलिए कॉमिक्स और काफी हद तक सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी स्ट्रेंज एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर ही अच्छा दिखाई देता है। स्कॉट लैंग। अब स्कॉट को हम एज अ एंटमैन जानते हैं, पर कॉमिक्स में इसे अंडररेटेड तो नहीं, लेकिन अंडर यूटिलाइज कैरेक्टर बोल सकते हैं।
एमसीयू में जैसे स्कॉट एंटमैन बनकर सारी स्पॉटलाइट ले जाता है, वैसा कॉमिक्स में बहुत कम हुआ है। यहाँ पर हैंक पिम एंटमैन होता है जो कोर एवेंजर टीम का मेंबर होता है, और जितना इंपॉर्टेंट स्कॉट को एंटमैन मूवीज में दिखाया जाता है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमिक्स में हैंक पिम है। फिर चाहे वो पिम पार्टिकल्स की स्टोरी हो या फिर अल्ट्रॉन क्रिएशन की, सब में हैंक पिम का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने मिलता है। हेला 1964 में हेला का पहला अपीयरेंस हुआ था, लेकिन तब से लेकर अगले कुछ डेकेड्स तक हेला की स्टोरी सेम रहती है, जहाँ ये ओडिन के नहीं लोकी की डॉटर है और इसका काम है डेड आर्मी पर रूल करना। और जब भी हेला सामने आती है उसका सिर्फ एक ही मिशन रहता कि कैसे भी करके थॉर और ओडिन को खत्म कर देना। और क्योंकि हेला की स्टोरी सिर्फ डेड आर्मी के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसलिए सुपर फैंस भी इसे सिर्फ साइड कैरेक्टर की तरह देखते थे। पर एमसीयू में हेला को काफी बड़ा रोल मिला, या ये सिर्फ एसगार्ड के डेड आर्मी को नहीं बल्कि पूरे कॉस्मोस पर रूल करना चाहती थी। हेला की एंट्रेंस, उसकी यूनिवर्स को कॉन्कर करने की भूख और पावर, सब कुछ सुपर फैंस ने पसंद किया, इसलिए हेला को स्पॉटलाइट मिला और वो कॉमिक्स से ज्यादा एमसीयू में ज्यादा फेमस बन गई। कैंग द कॉन्करर। अब एमसीयू ने तो कैंग डायनेस्टी का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, लेकिन एंटमैन क्वांटममेनिया में हम सब ने देख लिया कि कैंग वेरिएंट्स कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, और कॉमिक्स में भी सेम सीन है। पर कॉमिक यूनिवर्स में कैंग को कभी सिनेमैटिक यूनिवर्स जितनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। वैसे एमसीयू में भी कैंग को काफी ज्यादा सुपर फैंस ने पसंद नहीं किया था, पर कॉमिक्स और इवन एनिमेटेड शो में कैंग एक अंडररेटेड कैरेक्टर है। बोलने के लिए तो ये मल्टीवर्सल थ्रेट है, लेकिन टाइम आने पर यह स्ट्रीट लेवल सूप से भी हार जाता है। और सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो इतना बुरा हाल है कि यह सिर्फ चींटियों के हाथों ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। कॉमिक्स में कैंग के पास ना तो कोई ढंग का ओरिजिन है और ना ही इसके सुपर विलन होने की हिस्ट्री अच्छी है, और इसके लुक्स देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये मल्टीवर्सल थ्रेट है। कॉमिक्स में कैंग अंडररेटेड सुपर विलन में से एक है। एमसीयू में आने के बाद ये कैरेक्टर फेमस तो हो गया, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कैंग डायनेस्टी में क्या होता वो भी हमें अब कभी पता नहीं चलेगा।